मान लो एक कोई भी सरफेस लेके चल रहे हैं, ये आपके रूम वाला सरफेस है, ठीक है, इसको मान लिया हम लोग डेटम। व्हाट इज डेटम? ज्योग्राफी में डेटम पढ़ो तो दैट इज मीन सी लेवल, दैट इज डेटम। और फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक सरफेस को मान लेते हैं कि वो जीरो पोटेंशियल पे होगा और वहां से अपने कैलकुलेशंस को करने के लिए, तो मान लो इसको हम लोग ग्राउंड लेवल या डेटम मान लिए, एक ब्लॉक को यहाँ रख दिए, सपोज दैट ब्लॉक का मास m है, ठीक है। इस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg h कितना है अभी यहाँ? जीरो है, क्योंकि ग्राउंड पर रखा हुआ है ना, जाहिर है इस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इतना तो सबको समझ में आता होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है सब समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर है हम लोग कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे कब डेटम पे जीरो लेवल जो हमने एज्यूम किया, जीरो लेवल एज्यूम किया मतलब यहाँ h इज इक्वल टू जीरो है, और कैपिटल H हम लोग नहीं लिखते हैं, चलो स्मॉल h लिखते हैं, स्मॉल h इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, GPE मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में, नाम हमने दे दिया कॉन्फ़िगरेशन 1, इस कॉन्फ़िगरेशन 1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब सपोज दैट एक काम करते हैं, बहुत आसान है, सब लोग जानते भी होंगे, एक प्लेटफॉर्म यहाँ बना दिया लकड़ी का, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, h हाइट पे प्लेटफॉर्म है, ओके। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आए, इसको यहाँ से उठाए और यहाँ ले जाके रख दिए, ओके। अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? कॉन्फ़िगरेशन 2, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 2, कितनी एनर्जी हो गई इसकी? ओके। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, हमेशा ध्यान में रखना वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, इसीलिए तो दोनों का यूनिट जूल यूज करते हैं, ठीक है। वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, यहां दिख जाएगा आपको कैसे इंटर कन्वर्टिबल है। तो हम यहां आए, मैंने अपने मसल्स की एनर्जी दी, यहाँ पे इसको उठाया, होल्ड किया मैंने इसको, मैंने हम मूव किया, यहाँ मैंने इसको रख दिया, मैंने वर्क किया, मैंने वर्क किया, आपको दिख भी रहा होगा। और मैंने पहले भी कहा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके हिसाब से भी देख लो, तो हमें पता है कि वर्क कब होगा, जब एक फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वही तो किया मैंने, फोर्स अप्लाई किया और इसको इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो मैंने काम किया यहाँ पे। कैसे मैंने काम किया? तो अपने मसल्स की एनर्जी को देके मैंने काम किया। अब देखो, मैंने मसल्स की एनर्जी को देके वर्क किया, हुआ एनर्जी का वर्क में कन्वर्शन, ठीक है। और वर्क करके जैसे ही यहाँ पे छोड़ दिए, मेरा किया हुआ वर्क फिर से इस एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ सेव हो गया। कौन सी एनर्जी में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखा कैसे वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, इसीलिए तो दोनों का यूनिट जूल यूज करते हैं। समझ में आया? अब फिर यहाँ से प्लेटफॉर्म हटा देंगे अचानक से, अब क्या होगा, इस mgh की वजह से, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और यहाँ से जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से लगेगा mg के बराबर, ये फोर्स की वजह से ये वापस आके यहाँ गिर जाएगा, गिरेगा। अचानक से अगर प्लेटफॉर्म हटा दें वहां से तो गिरेगा ना, तो फिर से वो स्टोर की हुई एनर्जी ने काम कर दिया, फिर से वर्क कर दिया, कहां? इसको यहाँ से वापस लाने में। देखो कितना इंटर कन्वर्टेबल है, दिखा कन्वर्शन लगातार एनर्जी का वर्क और वर्क का एनर्जी में, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज है। अब होता क्या है ना कि इसमें अगर गौर करो, इसमें अगर गौर करो तो काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए था, वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए था, इसीलिए तो लिखते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। गॉट दैट? चाहिए था, यानी कोई भी वर्क आपको कराना होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी सप्लाई करना होगा। इसी कारण से बिना एनर्जी के हम लोग वर्क नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का कंसेप्ट होगा ना कि कुछ ऐसा करते, किसी व्हील को रिवॉल्व कराते और हमेशा रिवॉल्व करता रह जाता। पॉसिबल है? क्यों? स्पेस में तो पॉसिबल है, स्पेस में पॉसिबल है, स्पेस में एकदम पॉसिबल है। स्पेस में पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से छोड़ेंगे उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। न्यूटन्स लॉ तो आपने पढ़ा है ना, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एक एक करके, ऐसे सब बोलोगे तो कुछ नहीं, कोई एक बोलिए। यस, the object will remain at the state of motion until any external force applied on it. यस, ओके। ये कौन सा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अपनी स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई फोर्स ना लगाए, ठीक है। जैसे ही फोर्स लगाएंगे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है।
यानी जाहिर है एक फोर्स लगना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, और जैसे ही फोर्स लगा उसका स्टेट चेंज हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क हो गया, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज कम से कम समझ में आ गया और आता भी होगा पहले से कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बिना हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, और इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अब देखो कोई भी काम, इसी तरह इलेक्ट्रिकल वर्क भी करेंगे ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। जिस तरह यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिस्पांसिबल है काम कराने के लिए, वहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रिस्पांसिबल होगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदल देते हैं और हम लोग काम करा देते हैं। ठीक है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग बचपन में खेल रहे हो, किसी को मारना है, करेंगे क्या? आपको अगर बुलेट दे दिया गया कैटापल्ट, करते क्या है? खींचे, पत्थर लगा के छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन किए क्या? उसके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव किए ना। वो जो रबड़ था ना, वो रबड़ नॉर्मल था, तब तक कोई फोर्स नहीं था, हम खींचे पीछे ले गए, उसकी इलास्टिसिटी में चेंज आया और उसके इलास्टिक फोर्स ने वापस उसको पुश अप किया एक हायर वेलोसिटी के साथ, एक हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ, एक हायर मोमेंटम के साथ। यानी हमने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब किया, और हमने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब किया, वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा वर्क करके। समझ में आया? हमने यहाँ क्या किया, हमको मान लो सपोज दैट ये जो बड़ा ब्लॉक है ना बहुत हेवी होता, मास बहुत ज्यादा होता, और ये हैमर के शेप का होता, हमको हैमरिंग करनी है किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे, ठीक है, हमको हैमरिंग करनी है, क्या करते हैं? इसको उठा के यहाँ रख देते, छोड़ देते, हैमरिंग हो गई, mg फोर्स से गिरा दो, फिर उठा के रखते हैं यहाँ, अगला ऑब्जेक्ट को लाते करते, हैमरिंग हो गई। यानी इस हैमरिंग वाले काम को करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को बदला। कैसे? तो वो ब्लॉक कभी यहाँ हुआ करता था, बस हमने काम करके इसको उठा के वर्क करके यहाँ रख दिया। अब मैंने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दिया। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? यहाँ पे ब्लॉक का मौजूद रहना, मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया। अब जैसे ही यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से जो रेस्ट में रखे हुए हैं उस चीज को, जो प्लेटफॉर्म उसको हटाएंगे, क्या होगा? यहाँ से गिरेगा, यानी फिर ये वापस नॉर्मल पे आने की कोशिश कर रहा है। यानी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दिया हमने, अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नॉर्मल में लाने की कोशिश करेगी वर्क करते हुए। इसी चीज का फायदा हर जगह उठाते हैं हम लोग, हर जगह। कैसे? तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि हम लोग कोई भी लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीजें फिजिकल हैं, ठीक है, हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाँ, लिविंग, यस बोलो। फिजिकल वर्ल्ड में जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स भी रह रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रहे हैं। हाँ, और वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करना भी जरूरी है, ग्रो करना भी जरूरी है, यस बेटर। और वही देखो फिजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होगा ना कि फिजिकल कह रहे हैं तो कुछ तो नॉन फिजिकल भी होगा ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, फिजिकल वो सारी चीजें हैं जिनको सेंस ऑर्गन से हम समझ सके, जान सके, महसूस कर सके, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग अपने 5 सेंस ऑर्गन से देख सके, छू के महसूस कर सके, उनकी आवाज सुन सके, उनके टच को पहचान सके, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये फिजिकल है। अब सवाल उठेगा ना कि तो सब चीज तो ऐसा ही है, तो फिर नॉन फिजिकल क्या है? क्या? नहीं, लाइट में भी जाओ तो लाइट का भी डुअल नेचर है। लाइट में मॉलिक्यूलर थ्योरी है और वेव थ्योरी है, दोनों है इसमें। लाइट भी वेव की तरह डुअल नेचर, डी ब्रोगलीज इक्वेशन से हमें पता चला कि हर चीज का डुअल नेचर होता है। हर चीज वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये तो आपको बताया गया। जो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। केमिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपनी विशेषता है, जितना पढ़ो उतना ही बढ़िया लगेगा। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे नियम बताए गए होंगे, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखा होगा आप लोगों ने, आपको मॉडल बताया गया, एटॉम का मॉडल बताया गया होगा, थॉमसन प्लम बॉडी मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आपने लॉ सीखा होगा तो बहुत सारा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मुन्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लिसिटी आपने देखा होगा, वहां पे डी ब्रोगलीज इक्वेशन फॉर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इस तरह बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, क्लॉकवाइज स्पिन है, अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इन सब का अपना मतलब है। बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबकी जरूरत होगी, ठीक है। चलो कहां थे, किस क्वेश्चन पे थे? हाँ, फिजिकल, यस। हाँ,
तो अब तो समझ में आ गया कि फिजिकल वो सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से देख सके, छू के महसूस कर सके, जिनकी आवाज सुन सके, ठीक है, जिनकी मौजूदगी का एहसास हमें सेंस ऑर्गन से हो सके। तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि कौन सा चीज बचा है ऐसा जो फिजिकल नहीं है? सब चीज तो दिख ही रहा है, कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, देख तो पा ही रहे हैं, ठीक है, छू के महसूस कर ही पा रहे हैं, इसको खिसकाएंगे आवाज होगा, आवाज को सुन सकते हैं। तो अब तो सवाल उठना चाहिए ना, तो बचा क्या फिर? यूनिवर्स में हर चीज फिजिकल आपको दिखेगा। सर फ्रीडम, लव, ये सब तो फीलिंग्स, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योर फीलिंग्स, इमोशंस। कभी आपने ये सुना होगा कि फीलिंग्स का वजन है, आपने 100 ग्राम सोच लिया, ये आपको 150 ग्राम दुख हुआ, ऐसा? तो ये नॉन फिजिकल है, ठीक है। तो फिजिकल जितनी भी चीजें हैं ना, कैसे बनी है? मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैसे बना है? एटम्स से। और एटम एज ए होल न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दैट इज नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब हम लोग करेंगे क्या? किसी वजह से किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल था, इसमें से एक निकल गया पॉजिटिव चार्ज, लग जाएगा कूलम्ब्स फोर्स। यानी किया क्या हमने? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्टर्ब किया, ये वापस नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, फोर्स लगा के वर्क करके नॉर्मल होगा। अगर ये आएगा अट्रैक्ट होकर यहां वापस, तो आने में इसने वर्क किया, वर्क करके यहां आया। यानी हर बार किसी वर्क को करने के लिए नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना होगा, वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके नॉर्मल होना चाहेगा, और उसका फायदा हम लोग किसी काम को कराने में करेंगे। ये हर जगह करेंगे, चाहे इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में या आगे चल के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? तो हो गया, ऐसा यूनिट क्या है? जूल है इसका। अब वर्क के बारे में लिख लीजिए, अगला टॉपिक देखिए, वर्क। बहुत सारा चीज, ये देखो बेसिक है, बहुत सारा चीज बहुत लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा, लेकिन होता क्या है कि हमें सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना है, इसलिए जाहिर है बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे ही। अच्छा, अभी रिवीजन हो जाएगा, जो लोग पहले से जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोगों के पास, जिन लोगों ने 12th नहीं किया है, उन लोगों का अपना कवर भी हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए वर्क का डेफिनेशन, लिख लीजिए प्रॉपर डेफिनेशन, लिख लीजिए वर्क इज सेड टू बी, वर्क इज सेड, SAID, टू बी डन ऑन अ बॉडी। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी, ठीक है। आगे लिख लीजिए व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन इट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड द बॉडी मूव्स थ्रू, एंड द बॉडी मूव्स थ्रू some particular distance, some particular distance due to the application of some particular distance due to the application of this force. Full stop दे दीजिए। Due to the application of this force, ठीक है। फिर से बोल देते हैं एक बार, जितना छोटा होगा लिख लीजिए। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी when a force acts on it, when a force acts on it in a particular direction, and the body moves through some particular distance due to application of this force. ठीक है, मतलब बहुत आसान है, तो हम लोग जानते ही हैं, आप लोगों को पहले से पता है कि एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगा दिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस फोर्स लगाने की वजह से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये मूव करेगा, ठीक है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए s यूज करते हैं, x कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे वर्क कितना हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डेल s हुआ, छोटा डिस्टेंस हुआ तो डेल s, अगर नहीं तो छोटा डिस्टेंस नहीं बड़ा डिस्टेंस लेना है तो सीधे s, ठीक है। और बाद में अगर वेक्टर्स की तरह हम लोग लेके चलेंगे तो इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं, और उसको हम लोग लेके वहां पे निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क, ठीक है। ये सबको पता है, ये बहुत आसान चीज है। अगला लिख लीजिए, अब ऐसे करिएगा, इस तरह से इंप्लाइज द साइन देके लिखिएगा पॉइंट वाइज। आगे लिख लीजिए। अब हमने ब्लॉक वाले केस में देखा था कि मैंने यहां काम किया ना, अपने मसल्स से मैंने एनर्जी लगाई, यानी मैंने फोर्स लगाया, फोर्स देके मैंने डिस्प्लेस किया h डिस्टेंस से, ठीक है। और डिस्प्लेस करने के बाद मैंने छोड़ा यहाँ पे, तो क्या हुआ, मेरा किया हुआ वर्क यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और ये इंटर कन्वर्शन हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। इसी चीज को लिख लीजिए, लिखिए द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ठीक है, अगले पॉइंट में लिख लीजिए उसी तरह, फिर इंप्लाइज का साइन देके, इस तरह इंप्लाइज का साइन देके लिख लीजिए, वर्क एंड एनर्जी आर मेजर्ड, वर्क एंड एनर्जी आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, इन द सेम यूनिट्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए जो पहले बता चुके हैं उसी तरह इंप्लाइज का साइन देके, वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, अब जो हम लोग जूल बोलते हैं ना, जूल का प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग लिखिए, वर्क और एनर्जी में जो हम लोग जूल बोलते हैं, कोई डिफाइन कर सकता है जूल को? ये वर्क के डेफिनेशन से ही हम जूल को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है। वर्क का क्या डेफिनेशन था कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस फोर्स लगाने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ डिस्टेंस से ये मूव कर जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इस फोर्स के वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट के वजह से एक वर्क हुआ, और मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे दैट वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। गॉट दैट? इसी से निकल जाएगा जूल। वन जूल अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो बहुत आसान है। 1 जूल वर्क आपको करना है 1 न्यूटन फोर्स लगा के, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने मूव करा दिया, 1 जूल वर्क हो गया। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, पढ़ाई बहुत आसान है। लोगों को लगता है वो कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, जितना समझो, जितना इंटरेस्ट दिखाओ उतना आसान है। ठीक है, लिख लीजिए जूल का डेफिनेशन, द वर्क डन ऑन ए बॉडी, द वर्क डन ऑन ए बॉडी is 1 joule, the work done on a body is 1 joule if a force of 1 newton, if a force of 1 newton is applied on the body in such a way, in such a way that the body moves in the direction of the applied force through a distance of 1 meter। ठीक है, अब एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के आप लोग देखिएगा इंजीनियरिंग में कोई भी फिनोमेनन, कोई भी लॉ हम लोग देखते हैं ना, सबके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर गौर से देखो, बताएंगे पढ़ाते समय आपको दिखाएंगे कैसे, तो हर लॉ के पीछे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना बेहतरीन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनीवन? According to the law of conservation of energy, Yes. energy can neither be created nor be destroyed, but it is only changed in one form of energy to the other form of energy। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि किसी भी लॉ के पीछे हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पता चलेगा आपको। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इस रूल का। डू यू नो? इस रूल का, इस लॉ का एक एक्सेप्शन भी है, और गजब का एक्सेप्शन है। बताइए, सोचिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। अब यूनिवर्स में क्या क्या है? तो मेनली मैटर एंड एनर्जी, दो ही चीजें हैं ना यूनिवर्स में, मैटर और एनर्जी। एनर्जी फिक्स है यानी मैटर भी फिक्स है। और आगे चल के जब आपका ब्रॉड, जब हायर एजुकेशन में आप जाइएगा, आप मास्टर्स में जाइएगा, इंजीनियरिंग में, आप बीटेक में जाइएगा, तो आगे चल के और भी पता चलेगा कि और भी यूनिवर्स का बहुत सारा कंसेप्ट है। मैटर है तो डार्क मैटर भी है, ठीक है, मैटर है तो एंटी मैटर भी है, और दो एंटी मैटर के कोलिजन से एनर्जी बनता है। एक बहुत बेहतरीन एक्सेप्शन है, किसने सोचा है? Have you heard about Albert Einstein? क्या सुना है आप लोगों ने, बताइए। बस यही सुना है आपने, E is equal to mc square। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया था, बहुत सारी चीज़ों को बताया था, बहुत ब्रॉड उनकी थिंकिंग थी, बहुत बेहतरीन थे, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इन्वेंशन किया। इसमें से एक इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर भी है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, बहुत सारा कंसेप्ट है।
लेकिन उनका जो ये कंसेप्ट था ना E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यही एक्सेप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यहाँ मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और इसी से एटम बम बनता है, इसी से एटम बम बनता है जो इतना डिवास्टेशन प्रोड्यूस करता है, इतना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। इसी से एक छोटे से मास के यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का हम लोग बम्बार्डमेंट करा देते हैं और वो वहां से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, दो छोटे एटम में वो कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टन, 3 और न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 और न्यूट्रॉन निकल के बाकी 3 अलग अलग यूरेनियम एटम का भी फ्यूजन कराते हैं और उस फर्दर फ्यूजन से फिर अगेन बेरियम, क्रिप्टन और 3 और न्यूट्रॉन। तो इस तरह होता क्या है कि एक यूरेनियम पे हमने बम्बार्डमेंट कराया न्यूट्रॉन से, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, नतीजा हुआ एक बेरियम, एक क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन फिर फर्दर 3 का कराएंगे, फिर इनसे 3 न्यूट्रॉन, फिर इनसे 3 न्यूट्रॉन और इस तरह करके एक्सपोनेंशियल रेट से ये रिएक्शन बढ़ता है और वो चेन रिएक्शन से वहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है वहां से। एक छोटा सा एग्जांपल था बहुत पुराने जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, बहुत छोटे कैपेसिटी का था, ठीक है। अभी इतने हायर कैपेसिटी के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सब कुछ धरती कई बार खत्म हो सकती है। एक बार खत्म होकर मान लो फिर से बन जाए करोड़ों साल में, तो कितनी बार भी खत्म किया जा सकता है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज एक्सेप्शन। यहाँ मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर मास इन्वॉल्व हुआ और दिस इज c is the velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second। इसका स्क्वायर सोचो कितनी बड़ी संख्या है, एक छोटा सा मास हम लोग लेना मिलीग्राम्स और उसमें इसका स्क्वायर देखो कितनी ज्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है। 1 मिलीग्राम ऑफ मास से कितनी ज्यादा एनर्जी को हम लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ मास में का एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक ही एक्सेप्शन है इस लॉ का, लेकिन ये क्या रोज रोज होता है? रोज रोज न्यूक्लियर बम गिराया क्या आपने सुना है कभी? नहीं ना। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, इसके लिए बहुत सारा सिचुएशंस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना पड़ता है, स्पेशल मशीन्स बना के इसको कराना पड़ता है न्यूक्लियर फ्यूजन और तब जाके ये चीज होता है। या हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में पावर जनरेट कर रहे हैं इसके हेल्प से, वहां क्या करते हैं इस रिएक्शन को क्रिटिकल करा लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये 3 न्यूट्रॉन निकल के अलग अलग 3 यूरेनियम का फ्यूजन करा रहे हैं, फिर उनसे 3, ये एक्सपोनेंशियल रेट है। हम लोग क्या करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट बना के हर रिएक्शन में से ये 2 न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करा लेते हैं बोरॉन और कैडमियम रॉड को यूज करके। 1 न्यूट्रॉन बचा, इसमें 1 का कराया, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकला, इसमें से 2 को फिर हमने एब्सॉर्ब कर दिया। इस रिएक्शन को क्रिटिकल करा के हम लोग फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग इससे जनरेट करते हैं क्रिटिकली यूज करके। तो यहाँ मास का कन्वर्शन होता है, ठीक है। यही एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस चाहिए, नॉर्मल नहीं है, हर दिन हर बार हर जगह ये हो नहीं सकता है। तो अदरवाइज हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, गॉट दैट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संख्या हमेशा याद रखिएगा। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बिल्कुल ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। लेकिन आज से इंजीनियरिंग में आने के बाद आपको याद रखना है कि ये सिर्फ वेलोसिटी की लाइट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी स्पीड से ट्रैवल करता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट दैट। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा? तो हर एक वो रेडिएशन जिसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यानी कोई भी ऐसा रेडिएशन जिसमें एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा होगा इस परपेंडिकुलर में, मतलब ये वर्टिकल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ऐसा सारा वेव्स, ऐसा सारा रेडिएशंस जिसके साथ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी तो लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जनरेट कर पाते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स से, ठीक है, सोलर पैनल्स से, गॉट दैट, ठीक है। और तभी तो लाइट का बहुत सारा कांसेप्ट है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पे डिपेंड करता है, सबका हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? पोलराइड लेंसेस मिलता है, पोलराइड ग्लासेस मिलता है, सनग्लासेस मिलता है, कभी सोचा है आपने? ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आज से याद रखिएगा। स्कूल लेवल में ये सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, लेकिन हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड यही होती है और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, ठीक है। इसी कारण से अगर ऐसा पॉसिबल होता, जैसे आपको यहाँ है ना स्विच ऑन की बल्ब जल गया, सपोज दैट ऐसा पॉसिबल होता कि अगर इतना बड़ा सर्किट हम डिजाइन कर लिए, इतना बड़ा सर्किट हम डिजाइन कर लिए कि यहाँ पर स्विच रखे और मान लो यूएसए में जाके, यूएसए के कहीं मान लो यूएसए के राजधानी में मान लो
वाशिंगटन में रखें या मान लो उसके किसी और स्टेट में रखें, कैलिफोर्निया में रखें या कहीं और न्यूजर्सी में रखें, कहीं भी वहां जाके हम बल्ब लगा दें और इतना बड़ा तार, सपोज दैट अगर ऐसा पॉसिबल होता है, इतना बड़ा तार खींच कर हम सर्किट बना देते और रास्ते का लॉसेस जो है ना, जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है, आई आर वोल्टेज ड्रॉप है, उसको थोड़ी देर के नेग्लेक्ट कर लो, ठीक है, कि मान लो कोई लॉसेस नहीं है वायर के अंदर का, तब सोचो तो यहाँ से हम बल्ब जला दे तो कितनी देर बाद वहां बल्ब जलता, यहाँ से स्विच ऑन कर दे तो क्यों, दूरी तो बहुत ज्यादा है, 12,000 किलोमीटर, टाइम लगता है ना यहाँ से जाने में, अब खुद जाओ तो कितना समय लगेगा जाने में। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता कि जो वायर्स के साथ एसोसिएटेड लॉसेस है रेजिस्टेंस की वजह से, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस होता है, ठीक है, और उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज आई है, आई करंट है आपका, तो करंट का स्क्वायर इनटू दैट रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर लॉसेस, उतना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसको नेग्लेक्ट कर लो, मान लो ऐसा वायर हमने डिजाइन कर दिया इसमें लॉसेस नहीं है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उस केस में कितना टाइम लगता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अगर 12,000 किलोमीटर भी है तो निकालो ना टाइम, पता है ना वेलोसिटी का रिलेशन डिस्टेंस और टाइम से, निकाल लो टाइम, देखो तो कितना आता है, सपोज दैट मान लो 12,000 किलोमीटर है, ठीक है, निकाल के देखो तो कितना टाइम लगता है उतने दूर में ट्रैवल करने के लिए स्पीड से। देखो योर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को s भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, s अपॉन टाइम चल लिख लेते हैं, ठीक है, ये कितना है वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है 12,000 किलोमीटर, ठीक है, 12,000, और हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐसा यूनिट में कर देंगे ना, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगेन 1000, व्हाट दैट, यही तो निकालना है, बताइए, निकाल लीजिए, आसान कर लो, 10 to the power 6 लिख लो उसको सीधे, कितना हुआ, ओके, ये कितना आया यूनिट सेकंड। अब देखो तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड कितना जल्दी बीतता है, और ये कितना है 0.04, मतलब 1 सेकंड का अगर हम 100 हिस्सा करें ना, यस 1 सेकंड, अब इसको ध्यान से समझो, आंकड़ा देखने में कैसा लगता है और उसका मतलब समझो, ये टाइम आया 0.04 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 100 हिस्सा कर दें तो उसमें से चौथे हिस्से के बराबर। 1 सेकंड कितना जल्दी बीत गया, देखते साथ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड देखते साथ निकल गया, उसका 100 हिस्सा करें तो उसके चौथे हिस्से के बराबर, कितना कम टाइम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम, यानी अगर लॉसेस नहीं हो तो कितना भी डिस्टेंस हो, अभी क्लिक किए अभी ही बल्ब जलेगा वहां पे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी स्पीड से ट्रैवल करता है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है, अब आपको जानना है कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मूवमेंट का प्रोपगेशन का स्पीड यही है, नॉट दैट, ठीक है, कंजर्वेशन एनर्जी का डेफिनेशन है लिखा है ना अभी, लिख लीजिए इसमें जल्दी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें लिख लीजिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, energy can neither be created nor be destroyed nor be destroyed, ठीक है, जहां स्पेलिंग का दिक्कत हो जरूर पूछ लीजिएगा, गलत कोई नहीं लिखेगा कॉपी में, एक बार पूरा लाइन बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बी ई वाला बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be changed, एक काम करो फुल स्टॉप कर दो डिस्ट्रॉयड के बाद और उसी डेफिनेशन में एक नया लाइन शुरू कर दो, सेम डेफिनेशन का पार्ट है, it can only be changed, it can only be बी वाला भी changed or converted from one form to another
ठीक है, अब उसी तरह इम्प्लाइज का साइन देखें। इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें ना, छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंस में, तो कैसे लिखेंगे उसको लिख लीजिए। एनर्जी इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज ए कंजर्व्ड, ईडी लगा लीजिएगा कंजर्व में, कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ब्रांच अच्छा है, सब ब्रांच अच्छा है, और फर्स्ट ईयर में तो खैर कॉमन फॉर ऑल है, आपको अंतर पता नहीं चलेगा। सभी पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो जरूर पूछिए हमसे, ठीक है।